कुंभ जो कि वायु तत्व की राशि है, उसका चिन्ह है घड़े से जल गिराता हुआ एक पुरुष। इस तरह से एक सिंबल है। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर हमें कुंभ राशि को समझना है तो इसकी प्रकृति जो वायु तत्व है और जो घड़े से जल पुरुष गिरा रहा है उसके समन्वय को, उसके सामंजस्य को, उसके कॉम्बिनेशन को अगर हमने समझ लिया तो हम कुंभ राशि को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। मतलब ये है कि दिमाग इनका चलता है हवा की तरह तेज, लेकिन हमारी कुंडली में जल, पाताल, आठवां घर अथक परिश्रम, सारे रत्न 14 के 14 रत्न पाताल से निकले थे। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये अपनी बुद्धि के चातुर्य से जो वायु की तरह चलती है, जल तत्व से यानी पाताल से लक्ष्मी समेत बाकी सब रत्नों को अपने जीवन काल में अपने अथक परिश्रम से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी मेहनत से निकाल कर लाते हैं। क्योंकि आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो जो पुरुष कुंभ राशि का सिग्नल है, जो दोनों हाथ से घड़ा इस तरह पलट रहा है, घड़े का जल, उसके पैरों का एक बार आप पोजीशन देखिएगा। बहुत जमा करके दृढ़ स्थिति में उसके पैर रखे हुए हैं। अगर आपने इस पूरे पोस्चर को समझ लिया तो आप कुंभ राशि को और उसके वायु तत्व और जल तत्व का जो एक मिश्रण है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। मैं हूं दीपा गौर और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जून का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। मैं शुरू करूंगी पहले घर से और 12वें घर तक, आखिर तक सारे घरों का, सारे ग्रहों का पूर्ण डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेती हूँ, शनि के दूसरे घर में जहां वो बैठे हुए हैं। जब वहां आऊंगी तो और डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल शुरू करती हूँ आपके राशि स्वामी से, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि है और दूसरे भाव में मीन राशि में, दूसरे घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं। उनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 17 मई को। 17 मई को वो रेवती में आए हैं। आपके लग्न के स्वामी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और जिस परिवर्तन को करके वो रेवती नक्षत्र में पहुंचे हैं वो एक बहुत 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 सुंदर परिवर्तन है। अब शुरू करती हूँ प्रथम भाव से। पहले घर में राहु। कुंभ राशि का स्वामित्व जितना शनि के पास है उतना ही राहु के पास भी है। तो राहु अपने ही घर में बहुत सुदृढ़ स्थिति में अपने ही नक्षत्र के घर में बैठे हुए हैं। शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 वैद्य, इसका चिन्ह है वरुण देव एक हाथ में औषधि और एक हाथ में जल के लोटे में सोमरस लेकर के खड़े हुए हैं। तो एक तरफ शतभिषा जहां हीलिंग को दिखाता है, इलाज को दिखाता है, हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को दिखाता है, वहां साथ साथ सोमरस नशा भी है। अभी 2 अगस्त तक शतभिषा में रहेंगे राहु। पूरा जून है, पूरा जुलाई है और 2 अगस्त, लगभग 2.5 महीना और है। तो ये समय ऐसा है जब आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन राहु निकालेंगे। अब राहु कोई सीधे साधे ग्रह तो है नहीं। राहु चल, राहु कपट, राहु अमर्यादित सोच, राहु अनंत को पाने की इच्छा। कितना भी मिल जाए, कितना भी राहु संतुष्ट नहीं हो पाते। कारण
सिर के नीचे कुछ है ही नहीं, जो मुंह से खाते हैं वो पेट में जाता ही नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन कब होता है? आपको कैसे पता लगता है पेट भर गया? जब यहाँ से खाया हुआ पेट में गया और एक पॉइंट पर आकर के पेट मना कर देता है कि बस अब मैं और नहीं ले सकता हूँ। मगर राहु की तो पेट है ही नहीं, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो केतु है। इसलिए कितना भी पा लीजिए, कितना भी मिल जाए, संतोष तो नहीं होगा। आई एम सो सॉरी कुंभ वालों, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं बहुत कड़वा भी बोल देती हूँ, बहुत ऐसी चीजें बोलती हूँ, पर मुझे लगता है शायद यही पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का। मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने पिता से सीखी और वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी इज अ रेमेडियल साइंस। अगर कहीं कुछ ऐसा बता सकते हो लोगों को जो भले ही चुभे लेकिन उनका फायदा करे, तो बतला दो। तो मैं जानती हूँ ये बात चुभेगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी बतला रही हूँ। कारण ये है कि ये जो हीलिंग होगी ना शतभिषा की, देखिए साढ़े सती है ना, उसके अंतिम चरण से अभी आप गुजर रहे हैं। टाइम्स आर टफ, बहुत लंबे समय से, अभी से नहीं। किसी किसी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस तो निकलेंगे। शतभिषा में है राहु, लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन जिस समय सॉल्यूशंस निकल जाएंगे ना, उस समय आपको लगेगा रुको तो मैं अभी देखता हूँ, तो मैं अभी देखती हूँ, अब तुम्हारा इलाज करूंगी। डोंट डू दैट प्लीज, डोंट डू दैट। उसका कारण ये है कि सक्सेस, यू नेवर नो हाउ टेम्पररी इट इज, वन थिंग। सेकेंड थिंग, राहु तो छलावा है, राहु धुआं है। राहु जो देता है वो एवरलास्टिंग नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। जो एवरलास्टिंग होता है वो आपके राशि का स्वामी देता है, शनि। ऐसा कहते हैं कि शनि जो देता है वो 7 पीढ़ी के लिए देता है, लेकिन राहु तो क्षण में देता है और क्षण में लेता है। इसलिए राहु जो आपको दे रहा है ना, उस पर बहुत भरोसा, बहुत अभिमान, बहुत अहंकार करने की जरूरत है नहीं। आपको वास्तव में जो देगा, जो मैं दूसरे घर पर अभी आ रहे हो, वो देगा शनि। अब जब रेवती में आया है, क्योंकि शनि शनह शनह देता है, पैर जमा जमा कर देता है। इसीलिए राशि के स्वामी का जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की, आप दोबारा से देखिएगा कहीं उसका जो चित्र है, आपके कुंभ राशि का जो चित्र है, जो पुरुष है जो घड़ा हाथ में लिए हुआ है, एक बार उसके पैरों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत जमा के उसका एंगल देखिएगा पैरों का, इतने गड़ा के मैं अगर कहूं पैर उसने रखे हैं कि जो दृढ़ निश्चय कर लिया वो कर लिया। पाना है तो पाना है, लेकिन मेहनत से पाना है, छल से नहीं पाना है। शनि कभी छल से नहीं पाते, मेहनत से पाते हैं। तो जो दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं ना, अभी रेवती में आए हैं, वो आपको जो देंगे वो परमानेंट देंगे। इस समय कुटुंब में जो चीजें होंगी वो परमानेंट होंगी। रेवती खुशी का नक्षत्र है। एक बहुत सुंदर स्थिति इस समय ये है, शनि ग्रहों में अंतिम, सूर्य से सबसे दूर, राशि राशियों में अंतिम, मीन है ना, राशि चक्र की अंतिम राशि है। और रेवती नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र, अंतिम ग्रह अंतिम राशि में और अंतिम नक्षत्र में। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिचुएशन। इसका मतलब समझिए क्या है। दूसरा घर कुटुंब है, दूसरा घर आपकी वाणी है, दूसरा घर धन का संचय है, और दूसरा घर खान पान है। इसके साथ साथ मैं वहां भी बतला दूं, जहां जहां शनि की दृष्टियां भी होंगी वहां भी ये इम्पैक्ट होगा रेवती वाला। यानी कि रेवती का अर्थ समझिए, शनि का रेवती में होने का अंतिम समापन को दिखाता है रेवती। एक शुभ समापन, अशुभ समापन नहीं। इसका मतलब यह है कि जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत, जितना प्रॉब्लम, जितना टॉर्चर, जितनी टेंशन आपने साढ़े सती के समय में झेली हैं, अभी बाकी है, अभी बाकी है साढ़े सती, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये वाला जो रेवती वाला समय आएगा, जब शनि रेवती में होंगे, तो उसके शुभ फल प्राप्त होने शुरू होंगे। और बहुत सारे काम जो अटके पड़े थे, लटके पड़े थे, जिनका कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा था, जो पूर्णता की ओर नहीं आ रहे थे, वो अब पूर्णता की ओर आएंगे, कंप्लीशन की तरफ आएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू कर लिए थे, मेहनत की, पैसा लगाया, आप थक गए और एक पॉइंट पर आकर लगा अब छोड़ दो, अब नहीं होगा। क्योंकि शनि जो देता है वो बहुत थकाने के बाद देता है, रुलाने के बाद देता है। कारण वो टेस्ट करता है आपको और आपकी कैपेबिलिटीज को, आपके धैर्य को, आपकी कैपेसिटीज को। तो जो दूसरा घर है वो कुटुंब है। कुटुंब में कोई मंगलमय काम,
उसके बाद क्योंकि तीसरी दृष्टि चौथे घर पर है, पेरेंटल होम, पेरेंटल लैंड पर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई ज़मीन जायदाद का मामला, कोई मकान का कंप्लीशन, कोई भूमि भवन वाहन से रिलेटेड काम, जो भी काम पेरेंटल लैंड पर आप लेकर के बैठे थे जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो इस समय कंप्लीशन की तरफ आएगा। सातवीं दृष्टि आठवें घर पर है, आठवां घर पाताल है। जो मैंने कहा ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल नए मतलब समझाए, उन्होंने मुझे ग्रंथों का ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे सारे ही जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे सब पढ़ाया। लेकिन उसके अंत में उन्होंने जो मुझे दिया, वो उनकी अपनी रिसर्च का निष्कर्ष था। और एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी को समझाया। तो वो कहते थे कि जो कुंभ है, कुंभ का जो घड़ा है, जो पुरुष घड़ा लिए खड़ा है, जल वो आठवें घर को दिखाता है, पाताल को दिखाता है, अथक परिश्रम को दिखाता है, 14 रत्नों की प्राप्ति को दिखाता है। कुंभ वाले जो डिसाइड कर लेते हैं एक बार। और दूसरी बात एक और है, कुंभ वाले कुटुंब के लिए ही समर्पित होते हैं। जितने भी कुंभ वाले लिखिएगा, वो अलग बात है कि सब कुछ करने के बाद भी उनको उसका प्रतिफल नहीं मिलता, उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता, उसकी प्रशंसा नहीं मिलती, लोग तारीफ नहीं करते। इतना करने के बाद भी लोग कहते तुमने किया ही क्या है, किया ही क्या है, वो एक अलग बात है। पर कुंभ वालों का जन्म कुटुंब के लिए होता है। वो जो घड़ा है ना, उससे सबको देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, पूरा जीवन देते रहते हैं। ये अलग बात है कि उस घड़े में जल कभी समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जल बहता रहता है वो पवित्र रहता है, साफ रहता है। तो ये जो रेवती नक्षत्र में रहते हुए शनि की दृष्टियां, चौथा घर पेरेंटल लैंड, आठवां घर पाताल। तो इस समय पाताल से रत्न की प्राप्ति, जो आपने मेहनत की थी इतने समय तक, जिसमें आप बहुत समय से लगे हुए थे, उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां शनि की दृष्टि है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये समय लेकर के आएगा आपके जीवन में, जो होगा तो आपके परिश्रम से ही, बिना किए हुए कभी कुंभ वालों को कुछ मिलता ही नहीं है जी। करके ही मिलते हैं, पर करके भी मिले तो सही। तो ये समय जो है, जब आप इतना स्ट्रगल, इतना परेशानी से सब गुजरे, साढ़े सती के समय से गुजरे, है ना। इसके पहले उत्तर भाद्रपद में थे शनि 17 मई तक। उत्तर भाद्रपद सिर्फ और सिर्फ इंतजार को ही दिखाता है, करते रहो इंतजार, लेकिन रेवती प्राप्ति को दिखाता है। तो अब 10वीं दृष्टि शनि की है लाभ और इच्छा पूर्ति के घर पर, 11वें भाव पर। ये सबसे सुंदर स्थिति है। हाँ ठीक है, 10वीं दृष्टि है लाभ और इच्छा पूर्ति। इतने इंतजार के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने कठोर परिश्रम के बाद, और उत्तर भाद्रपद रूट में जाकर के, जड़ में जाकर के समस्या का समाधान करने को दिखाता था या दिखाता है। तो आपने रूट लेवल पर जाकर के समस्या का समाधान कर दिया। इसीलिए रेवती उत्तर भाद्रपद के बाद आता है कि समाधान हो गया ना, अब रिजल्ट। तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि अब परिणाम मिलने का समय आ गया है। कुटुंब में कोई शुभ काम होगा, मंगलमय काम होगा, कुटुंब में एकता होगी। जो डिफरेंसेस बने हुए थे कुटुंब में, कुटुंबीय जनों से, बहन भाइयों से, परिवार जनों से, संतान से, या किसी भी कुटुंबीय जन से, वहां वापस आत्मीयता, प्रेम आएगा। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझेंगे, परखेंगे, और जो कोई थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद है वो दूर हो जाएगा। उसके अलावा सब मिलकर के आपको सपोर्ट करेंगे किसी ऐसे काम में जिसका आपने बीड़ा उठाया है। जो लोग अभी तक कहते थे ना कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप समझो, आप जानो, वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम भी खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, जो हेल्प चाहिए हम करेंगे। तो कुटुंब साथ आएगा बैकअप में, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। ये एक अच्छी बात है। और सबकी सहमति से, सबकी मेहनत से, सबके एक कंबाइंड एफर्ट से ही वो फल प्राप्ति होगी जो कि होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि है दूसरे घर पर, तब जब बृहस्पति पुनर्वसु में। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बृहस्पति ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है, उच्च के हुए हैं। उच्च के बृहस्पति की नवम दृष्टि, ओ माय गॉड। कोई डेफिनेटली बहुत अच्छा काम, शुभ काम, मंगलमय काम।
ऐसा काम जो आपके दिल को प्रसन्न कर देगा। वो कुटुंब में होगा, धन के संचय से रिलेटेड होगा। वाणी भी आपकी बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगी। कुंभ वाले बहुत कड़वा बोलने के लिए हमेशा फेमस होते हैं और मैं हमेशा टोकती हूँ, इस समय आप कड़वा नहीं बोलेंगे विच इज अ वेरी रेयर थिंग, पर ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि भले ही शनि है, लेकिन रेवती में बृहस्पति उच्च के होकर के नवम दृष्टि तब जब पुनर्वसु में है दूसरे घर पर। बहुत लंबा हो गया पहले और दूसरे घर का डिस्कशन, मगर जरूरी था। बात करते हैं तीसरे घर की। तो यहाँ मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल अपनी ही राशि में 20 जून तक है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन अगेन। लोग कहते हैं मैडम आप अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, खराब बातें तो बताती नहीं है। देखिए, आप अगर ध्यान से मेरे वीडियोस को सुनेंगे तो मैं जहां जहां खराब होने की स्थिति होती है डेफिनेटली बताती हूँ। बस बहुत चिल्ला चिल्ला करके आपको डराती नहीं हूँ कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे। वैसा होता भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं। जैसे कि मैं बताती हूँ, सूर्य चौथे घर में, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, है ना। ये काल पुरुष का हृदय और आपका भी नन्हा सा हृदय है। यहाँ सूर्य का होना और बाद में मंगल भी आ जाएंगे, 2 अग्नि ग्रह का होना, है ना। ठंडक चाहिए, यहाँ गर्मी नहीं चाहिए इतनी सारी। तो जैसे आपको हाई बीपी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, माता जी के साथ थोड़ा ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, तो मैं बहुत माइल्ड वे में, बहुत सटल वे में बतलाती जरूर हूँ। मैं कभी किसी नेगेटिव चीज को अवॉइड नहीं करती हूँ या उसको ओवरलुक नहीं करती हूँ। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का पर्पस आपको वार्न करना है, आगाह करना है, डराना नहीं है। तो आप अगर मेरे वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहां इतना सा भी आगाह करने की जरूरत होती है, मैं जरूर करती हूँ। अभी चौथे घर के बारे में कर दिया है। तीसरे घर की बात करें तो मंगल स्वराशि। मंगल हमारी एनर्जी, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त। मंगल भूमि पुत्र, और हम सब भूमि पुत्र है, क्योंकि भूमि से जो अन्न खाया है उसी से तो ये शरीर बना। इसीलिए तो शरीर का जो ब्लड है उसको मंगल कहते हैं। जब मंगल तीसरे घर में होगा, पराक्रम में, तो क्या करेगा? आप दौड़ दौड़ के काम करेंगे। योर एनर्जी विल बी ऑल टाइम हाई। एक तो पराक्रम के घर में मंगल, ऊपर से अपनी ही राशि में। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में या अपने घर में बैठा होता है तो परम बली होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। केतु की यहाँ नवम दृष्टि है। केतु के लिए कहा गया है कुजवत केतु, अर्थात केतु भी मंगल जैसा ही होता है। तो एक तो मंगल, ऊपर से केतु एम्पलीफायर। तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी। और क्योंकि दोनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर है ना, मंगल की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो अपने ही पराक्रम से, अपनी ही मेहनत से आप अपना भाग्योदय करेंगे। छोटी यात्राएं होंगी। कम्युनिकेशन का घर है ये। कम्युनिकेशन में तेजी, कामों में तेजी, यात्राओं में तेजी। ये हॉबीज का घर है और फिजिकल एबिलिटीज का घर है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फौज में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, या जमीन के लेबेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा होगा। क्योंकि मंगल जो कि इन सब का स्वामी है, वो अपनी ही राशि में भाग्य भाव को देख रहा है। तो जो काम आपके रुके हुए थे उनमें भाग्य साथ देगा और वो काम आगे बढ़ेंगे। बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो जैसा कि मैंने कहा कि चतुर्थ भाव काल पुरुष का हृदय स्थान, यहाँ थोड़ी सी वार्निंग, और वो वार्निंग ये है कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई इश्यू है तो उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा पेन है तो उसको ये समझ के कि अरे ये तो गैस्ट्रिक ट्रबल है, कोई बात नहीं, नहीं, डोंट डू दैट, गो टू डॉक्टर। अपने आप डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य और मंगल का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है चौथे घर में। चौथा घर माता, भूमि, भवन, वाहन, और ये पब्लिक और पब्लिक डीलिंग का घर भी है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। जब ये दोनों यहाँ पर होंगे तो क्या होगा? आपके कोई भूमि, भवन, वाहन को खरीदने के या उनसे रिलेटेड किसी काम का कंप्लीशन करने के बहुत प्रबल योग हैं। दूसरी बात, पब्लिक डीलिंग जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनकी आवाज जनता सुनेगी, इस कदर सुनेगी कि लोगों को कहें ताली पीटे तो लोग ताली पीटे, लोगों को कहो थाली पीटे तो लोग थाली पीटे। दैट इज
द इम्पैक्ट ऑफ द वॉइस ऑफ अ नेशन हेड। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक में बिल्कुल नहीं हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इस समय जो लीडर्स होंगे उनकी वॉइस आंख बंद करके उनके नेशन के लोग सुनेंगे। शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है तब अच्छा, मंगल यहाँ सूर्य यहाँ 15 जून तक है और मंगल 20 जून से पूरा महीना यहाँ रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि तब जब शनि रेवती में, मैं पहले ही बतला चुकी हूं कि आपके पेरेंटल लैंड पर, आपकी माता के घर में, आपकी मातृभूमि पर कोई शुभ और मंगलमय काम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ में मैंने एक बात कही है, माता जी के साथ ऊंची आवाज में बात करने से बचिएगा। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगे तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, है ना, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। लेकिन डरने की, फिर से कह रही हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा हो जाने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं है। बात करें पांचवें भाव की, पांचवें घर की, तो सूर्य यहाँ 15 जून से आ जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है। बुध यहाँ पहले से हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र यहाँ 1 तारीख से 8 तारीख तक रहेंगे। तो बुध और शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। 8 तारीख तक पांचवा भाव बहुत जागृत रहेगा। सूर्य भी जब 15 जून से आ जाएंगे तो अपने खुद के नेचुरल होम में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ सिंह राशि आती है। पहले बुध और शुक्र की बात करूं। लक्ष्मी नारायण योग का अर्थ है पूर्ण सुख की प्राप्ति। पांचवा घर हमारे प्रेम प्रसंग है, विद्या है, बुद्धि है, संतान है, हमारा पूर्व जन्म है और हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान है। हम जिंदगी कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुंचेगी वो पांचवा घर बताता है। कारण पांचवें घर की पूर्ण दृष्टि 11वें घर पर, जो लाभ और इच्छा पूर्ति है, और लाभ और इच्छा पूर्ति यानी 11वें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी पूर्ण दृष्टि पांचवें घर में। मेरे पिताजी कहते थे एस्ट्रोलॉजी इज ऑल साइंस। हो सके तो अगली जनरेशन को समझाना कि ये अंधविश्वास नहीं है, मिथ्या नहीं है। दिस इज सिंपली द स्टडी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, तो उनको समझाइए ये बात कि जानने की कोशिश तो करें, पढ़ने की कोशिश तो करें, और उनको लॉजिकली समझाइए ये चीजें। मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं विश्लेषण करती हूँ ग्रहों का, उनका लॉजिकल आंसर आपको दूं। तो पांचवें घर में जब बुध और शुक्र होंगे तो पूर्ण दृष्टि कहाँ होगी? 11वें घर पर होगी। प्रेम प्रसंगों में लाभ और इच्छा पूर्ति, संतान से लाभ और इच्छा पूर्ति। आपके संतान के कोई काम रुके हुए हैं, उनका एजुकेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जिस भी चीज से रिलेटेड, वो इस समय बहुत अच्छे पूर्ण होंगे। आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो उनका सोल्यूशन निकलेगा। प्लस क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्मों का घर है। जब यहाँ शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा? पूर्व जन्म के पुण्यों को खींच करके लाएंगे। तो इस समय जो लाभ और इच्छा पूर्ति होगी उसमें आपके अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको मिलेगा। देखिए, हम जो भी पाते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, पर सच्चाई तो यही है कि अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। तो इस समय पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल आपको आपके अपने प्रेम प्रसंगों में मिलेगा, संतान के मसले में मिलेगा, आपके जीवन के पूर्ण उत्थान में मिलेगा, लाभ में मिलेगा, इच्छा पूर्ति में मिलेगा। 15 जून से जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, अच्छा, राहु की यहाँ पंचम दृष्टि है, तब जब राहु शतभिषा में है, वो भी एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा है कि इच्छा पूर्ति, लाभ और पॉजिटिव चीजें होंगी। सूर्य जब यहाँ 15 तारीख से आ जाएंगे तो तब सूर्य और, क्योंकि शुक्र तो 8 तारीख को छठे घर में चले जाएंगे, तब यहाँ सूर्य और बुध होंगे और ये बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध यहाँ 22 तारीख तक है। 22 तारीख को मार्गी उदित अवस्था में बुध भी छठे घर में आ जाएंगे, लेकिन 22 तारीख तक सूर्य और बुध का साथ रहेगा और बुधादित्य योग रहेगा। पांचवें घर में बुधादित्य योग बहुत सुंदर स्थिति है। फिर वही चीज, संतान से लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ, पूर्व जन्म के कर्मों से लाभ और जीवन के पूर्ण उत्थान में लाभ। बात करें आपके छठे घर की, तो बृहस्पति 1 जून से उच्च के होकर के उदित, अतिचारी और मार्गी अवस्था में छठे घर में आ गए हैं। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है।
यहाँ कर्क राशि है जहां पर चंद्रमा का घर है और इस घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं। यहाँ एक सुंदर स्थिति है कि शुक्र भी आ जाएंगे 8 जून से लेकर के महीने के अंत तक शुक्र भी यहाँ रहेंगे। 2 गुरु एक साथ छठे घर में और साथ साथ 22 जून से यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। छठा घर रोग ऋण और शत्रु। सबसे पहली बात यह है कि रोग का नाश, ऋण का नाश और शत्रु का नाश निश्चित रूप से। अब बात यह दृष्टि तीनों की होगी 12वें घर पर। 12वां घर लाभ, कोर्ट कचहरी, विदेश, अनाथाश्रम, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोग, ऐसे लोग जिन्हें आप जानते नहीं है, उनसे जबरदस्त लाभ होगा। विदेश से लाभ होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा समय है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये दोनों गुरु जब यहाँ होंगे तो अगर आपको ऋण लेकर के, लोन लेकर के कोई बड़ा काम करना है, उसके लिए ये बहुत शुभ समय होगा। आपको आसानी से लोन मिल जाएंगे और आप बहुत बड़ा कोई काम, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट टेकअप कर पाएंगे उसकी मदद से। मंगल की यहाँ चतुर्थ दृष्टि है तो मेहनत भी पूर्ण होगी और शत्रु हंता दृष्टि भी है मंगल की यहाँ पर। बात करें आपके 7वें घर की तो केतु यहाँ मघा में है और राहु की 7th एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि है। केतु एक सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला ग्रह है। केतु विच्छेद, विरक्ति, सेपरेशन, केतु मोक्ष। केतु कहता है छोड़ दो, छोड़ोगे नहीं तो ऊपर पतंग जाएगी कैसे, है ना। डोरी को पकड़ के रखोगे तो मुश्किल होगी, डोरी को छोड़ दो। इसीलिए केतु छोड़ना सिखाता है। यहां पर केतु मघा में है। अब अगेन ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है। केतु भी हालांकि पूर्व जन्म को ही दिखाता है और पितृ स्वामी है मघा के, तो पितृ कृपा से 7वें घर पर पूर्ण कृपा। 7वां घर क्या है? हमारे मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप। जो काम बिगड़े हुए थे ना आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में, उनमें आपके पितृ उन चीजों को बहुत हद तक सुधारने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। बात करें 8वें घर की तो यहाँ पर कन्या राशि जिसका स्वामी बुध दोनों जगह अच्छी स्थिति में है। जब सूर्य के साथ है तब भी और जब शुक्र के साथ है तब भी। 8वां घर पाताल, गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां घर ऐसा धन जो हमने कमाया नहीं है, ऐसा ज्ञान जो हमने नहीं कमाया है। इसीलिए 8वें घर को रिसर्च, री मतलब फिर से, सर्च मतलब ढूंढना, मतलब जो हमने ढूंढा वो रिसर्च का मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, आपने कुछ नया बनाया नहीं है, इसलिए 8वां घर रिसर्च है। और बुध बुद्धि का कारक है, रिसर्च का कारक है। आप कुछ ढूंढ पाएंगे ऐसा नया जो आपको व्यापार में मदद करेगा। बुध व्यापार है, बैंकिंग, ऑडिट, मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं। बुध बनिया है। कुछ ऐसा नया सूक्ष्म ज्ञान जो आपको बहुत मदद करेगा चीजों को जानने में, समझने में। और शनि की यहाँ 7वीं दृष्टि है जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। पाताल से कुछ प्राप्ति, मेहनत से कुछ प्राप्ति, और प्राप्ति छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कोई प्राप्ति। बात करें 9वें घर की तो यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र दोनों जगह अच्छी स्थिति में है। जब 5वें घर में है तब भी, जब 6ठे घर में है तब भी। भाग्य का स्वामी जब 5वें घर में होगा तो पूर्व जन्म के पुण्यों से भाग्योदय। जब 6ठे घर में होगा तो 6ठे घर में हालांकि शुभ ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का घर है। लेकिन दो गुरु एक साथ 6ठे घर में बहुत हद तक कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लाएंगे। 9वें घर पर राहु की 9वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था तीसरे घर को देख करके कि पूर्ण दृष्टि तीसरे घर की 9वें घर पर, इसीलिए तीसरा घर पराक्रम और 9वां भाग्य आमने सामने ही है कि भैया मेहनत करोगे तो ही भाग्योदय होगा, वरना नहीं होगा। तो पराक्रम से भाग्योदय। दूसरे राहु शतभिषा में हीलिंग, तो क्या होगा कि भाग्य भी साथ देगा। इससे में जो आप मेहनत करेंगे उसमें, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी भाग्य इससे में बहुत बहुत साथ देगा। बात करें दशम भाव की तो यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं।
मंगल की 8वीं दृष्टि है और सूर्य यहाँ 15 तारीख तक दृष्टि डाले हुए हैं। सूर्य यहाँ कारक है। कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ये दिखा रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि सूर्य अपने कारक भाव को देख रहे हैं, मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं और बृहस्पति पंचम दृष्टि से तब देख रहे हैं जब बृहस्पति उच्च के हैं। कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ और कुछ ऐसा जो बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे पूरा नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने कहा, शनि पूर्णता को, कंप्लीशन को दिखाते हैं इस समय। तो वर्क प्लेस पर आप कोई ऐसा काम जो बहुत समय से उलझा हुआ था, लटका हुआ था, उसका कंप्लीशन कर पाएंगे। बात करें 11वें भाव की, है धनु राशि है और बृहस्पति इसके स्वामी होकर के उच्च के हैं, छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि और केतु की दृष्टि है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। लाभ और इच्छा पूर्ति का स्वामी जब छठे घर में बैठा हो तो 6 और 12 कुल मिला के कुंडली के अच्छे घर तो नहीं है ना, लेकिन रोग से लाभ, ऋण से लाभ, शत्रु से लाभ। आप कहेंगे मैडम क्या बात कर रहे हो, रोग ऋण और शत्रु से आज तक कभी किसी को लाभ हुआ है क्या? होगा। ऋण से लाभ यानी आप बहुत बड़ा कोई कर्ज लेकर के जिसे आप आराम से उतार पाएंगे, उससे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। शत्रु ने आपको चैलेंज किया, अरे तुमसे तो ये होगा ही नहीं। आप पूरा दम लगा देते हैं उस काम को पूरा करने में और वैसे करते या नहीं करते, अब करके दिखाएंगे। रोग से लाभ क्या होगा? कोई छोटी मोटी बीमारी आपको किसी बहुत बड़ी ट्रबल से बचाती है। आप केयरफुल हो जाते हैं, ध्यान रखते हैं, चेकअप कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं और आपको पता लग जाता है कि अरे ये भी करना है। तो इस समय लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन का लाभ, इच्छा जो बहुत समय से थी कि ये काम हो जाए, उसका लाभ, कुटुंब से लाभ, संतान से लाभ। ये अच्छा समय है। बस आपको थोड़ा सा यही ख्याल रखना है कि माताजी के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, हार्ट का ख्याल रखना है। बात करें 12वें घर की, तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि है और ये आपके राशि स्वामी का अपना खुद का घर है, मकर राशि है ना। जब 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो तो खर्चा तो निश्चित है। खर्चा करने की जिम्मेदारी उसको दे दी जिसके पास आपकी तिजोरी की चाबी है कि जितना मर्जी हो खर्च करो, कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन लेकिन शनि सोलर सिस्टम का सबसे वृद्ध ग्रह है, सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे नॉलेजेबल। आप किसी बुजुर्ग को 100 रुपये कमा करके दीजिए घर में, अगले दिन उनसे 100 रुपये मांग के तो देखिए, 10 रुपये हाथ में थमाएंगे। वो जो 90 रुपये बचा के रखा है ना, वो अपने लिए नहीं रखा है, उनको तो 1 रुपया नहीं चाहिए आपके में से, वो आपके ही भविष्य के लिए रखा है। इसलिए शनि जो खर्चा कराएंगे उससे भविष्य के किसी काम की बहुत अच्छी नींव रखी जाएगी। शुक्र जो खर्चा कराते हैं वो लग्जरी पर कराते हैं कि खाया पिया मस्त, आहा अच्छे होटल में रह लिए, अच्छे कपड़े खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, अपना वार्डरोब चेंज कर दिया हमने, घर का फर्नीचर चेंज कर दिया, नई गाड़ी ले ली। शनि कहते ना 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 ना, नहीं, खर्चा तो करना है, लेकिन अगर 10 रुपए खर्च किए हैं तो ये 10 रुपया 100 रुपया रिटर्न लाना चाहिए, तो फायदा है 10 रुपया खर्च करने का। तो खर्चा तो होगा, खर्चा तो होगा, लेकिन ये जो खर्चा इस समय आपका होगा, इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, बिकॉज दिस विल मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। क्योंकि खर्चा कौन कर रहा है? वो बंदा जो बहुत बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है और जिसको एक एक इकन्नी की कीमत बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 1 रुपया भी अगर खर्च करना है तो कहाँ, कैसे और क्यों करना है। इसलिए ये जो खर्चे होंगे इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको हमेशा की तरह बताती हूँ। देखिए, राहु जब तक प्रथम भाव में है, दुर्गा पूजा तो जरूर कीजिए, ताकि राहु अपने शुभ परिणाम तो दे, लेकिन जो बाकी दुष्परिणाम है ना, क्योंकि राहु साम दाम दंड भेद। देखो भाई, एक बहुत सीधी बात है, छल से कुछ पाओगे तो फिर उसका परिणाम आप पाओगे। राहु तो छल से वो चीज आपको दिलवा के चला जाएगा, लेकिन राहु जो तो निकल जाएंगे कुछ समय बाद प्रथम भाव से। प्रथम भाव ही रहेगा, लग्न लग्न ही रहेगा, आप यहीं रहेंगे और फिर उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। तो अगर आप दुर्गा पूजा करते हैं तो राहु को कंट्रोल करती है दुर्गा पूजा, राहु की असीमित अमर्यादित सोच को। तो क्या होगा कि पहली बात, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा, अपने ड्रीम्स पर कंट्रोल रहेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात एक और है
कि जो राहु के गलत रास्ते हैं आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे। जो आपके अचीवमेंट्स होंगे वो राइट वे से होंगे, क्योंकि अच्छे का फल भी और बुरे का भी भोगना बाद में आपको, ये बाकी आपकी इच्छा। घर में कपूर रखिए, और अगर हो सके तो मंदिर में सफाई की वस्तुएं दान कीजिए, झाड़ू है, पोछा है, फिनाइल है, एनीथिंग दैट क्लीनिंग एजेंट जो भी है वो आप दान कर सकते हैं। शनि के लिए हनुमान चालीसा जरूर कीजिए, अभी आपकी 7.5 बाकी है। और सूर्य को जल जरूर दीजिए, क्योंकि सूर्य आपकी राशि स्वामी का शत्रु है, उसको ठीक ठाक रखना। देखिए जी, पिताजी कितने भी सख्त हो, अगर पिताजी खुश हैं तो परिवार खुश है ना। और पिताजी अगर सख्ती करते हैं, इस बात को आप एक पारिवारिक रूप के संदर्भ में समझिए, तो परिवार के भले के लिए ही करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो कहते हैं, हाँ फादर वॉज राइट, फादर इज राइट, फादर विल ऑलवेज बी राइट। जो पिताजी उनको पहले गलत लगते थे, जब वो उस उम्र में पहुंच जाए तो उनको लगता है अरे पिताजी कितने सही थे। इसलिए सूर्य पूजा कीजिए, सूर्य पूजा से आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य यश है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आपको वो मन की शांति देगा जो बेचैनी रहती है ना, कुंभ वालों को हरदम हरदम बेचैनी रहती है। आप सूर्य पूजा अगर करेंगे तो आपको बहुत हद तक एक आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, पूर्ण ज्ञाता तो मैं नहीं हूं। मैंने पिताजी से एस्ट्रोलॉजी सीखी और वो कहते थे जिस दिन तुमने खुद को पूर्ण ज्ञाता समझ लिया, समझ लो उसी दिन से पतन शुरू हो जाएगा। तो पूर्ण ज्ञाता तो मैं नहीं हूँ। मैं 10 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, आज भी एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। तब भी पढ़ती थी, आज भी पढ़ती हूँ। आज भी हर हॉरोस्कोप जो मैं देखती हूँ, मैं उसको यही मान के देखती हूँ कि ये एक मेरे लिए रिसर्च पेपर है। तो हम सिर्फ मैथमेटिशियंस हैं। जो फॉर्मूलाज हमारे ऋषियों ने दिए उनको आपकी कुंडली पर लगा करके देखते हैं। जो परिणाम जितना मुझे समझ आया उतना मैंने आपको बताया। अपने अल्प ज्ञान के अनुसार जो जानती हूँ या जो समझ सकती हूँ वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। वो वास्तव में कितना सही कितना गलत, इसका निर्णय तो आपके हाथ है। तो बताइए जरूर कि जो मैंने आपको कंक्लूजन्स दिए वो कितने सही और कितने गलत। इससे मुझे मदद मिलेगी अगला वीडियो बनाने में, और मुझे ये पता लगेगा कि मेरी जो कैलकुलेशंस थी वो कितनी सही थी कितनी गलत थी। झूठी तारीफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वास्तव में आपको जैसा लगता है बताइए, मगर लिखिए ज़रूर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए फिर से बहुत जल्दी।